तो बिना अपने टाइम को गवाए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या थी। तो क्वेश्चन ये थी कि हु कमांडेड द हेक्टर्स, द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग शिप टू लैंड एट सूरत। मतलब इतनी इजी क्वेश्चन। अगर मैं इनके ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 पॉल कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूं तो विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो थॉमस रॉय, ऑप्शन नंबर डी की बात करूं तो जेम्स लैंकेस्टर। मतलब ये 4 ऑप्शंस भी दिए गए थे और इन 4 ऑप्शंस के बाद इतने इजी क्वेश्चन, इतने सरल क्वेश्चन को इन्होंने गवाया और अपने लाइफलाइन का भी यूज किया और कैंडिडेट के बिल्कुल भी पसीने छूट गए और इतने सस्पेंशन इनके पास देखी, इतनी एजिटेशन इनके पास देखी, जैसे माने कि इनके पास मॉडर्न हिस्ट्री की नॉलेजेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब अगर मैं डील करूं वन बाय वन ऑप्शंस को लेकर, सबसे पहले मैं बात करूं पॉल कैनिंग की। पॉल कैनिंग का जन्म 1563 में होता है। ये ब्रिटिश के रहने वाले होते हैं और ये इंग्लिश इनवॉय थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मुगल से ट्रेड के रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया था और इंडिया में 70 दिन रहने के बाद 9 अप्रैल 1613 ईस्वी में इनकी डेथ आगरा में हो जाती है। ये है पॉल कैनिंग की हिस्ट्री। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी की, थॉमस रॉय की। थॉमस रॉय की फुल नेम सर थॉमस रॉय है। इनका जन्म 1581 ईस्वी में होता है और ये भी ब्रिटिश के रहने वाले थे। इनका ऑक्यूपेशन डिप्लोमेट एंड एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स I। एंड थॉमस रॉय को किंग जेम्स I ने इंग्लैंड से इंडिया भेजा था 1615 में और उस समय के जो मुगल बादशाह थे, मुगल इंपेरर जहांगीर, ब्रिटिश की ट्रेड करने के लिए इंडिया में परमिशन के लिए उनको भेजा गया था और एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन थे। इनका गोल ये था कि ब्रिटिश से इंडिया में फैक्ट्री को एस्टैब्लिश कर दी जाए और एस्टैब्लिश करने के बाद ये फिर ब्रिटिश लौट जाए। लेकिन ब्रिटिश से इंडिया के ट्रेड के रिलेशंस को ये एस्टैब्लिश करने में अनसक्सीड रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं थॉमस रॉय के साथ मुगल कोर्ट में क्या क्या होता है और मुगल दरबार में क्या क्या होता है इनके साथ, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो थॉमस रॉय स्टे करते हैं मुगल इंपेरर जहांगीर के दरबार आगरा में, जो कि 1615 ईस्वी से लेकर 1619 ईस्वी तक वो वहां रहते हैं। और थॉमस रॉय डिप्लोमेट एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशन को बादशाह जहांगीर के साथ बनाए रखते हैं, लेकिन इन चीजों में भी वो अनसक्सीड रहते हैं। अगर मैं बात करूं तो इंपेरर जहांगीर इन्हें लाइक जरूर करते थे, लेकिन इन्हें फैक्ट्री ओपन करने के लिए परमिशन नहीं दी गई और न इन्हें मिलिट्री और एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स भी दिए गए। लेकिन आफ्टर ऑल इनके बावजूद भी थॉमस रॉय सूरत गुजरात में 1619 में एक फैक्ट्री ओपन करने का थोड़ा परमिशन इन्हें मिल जाता है और 1619 ईस्वी में थॉमस रॉय इंडिया छोड़कर चले जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं जेम्स लैंकेस्टर की, तो इनका पूरा नाम सर जेम्स लैंकेस्टर था और इनका जन्म 1554 ईस्वी में हुई थी। तो सर जेम्स लैंकेस्टर प्रोवाइड फिगर थे अर्लियर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ट्रेड में और इनका ट्रेड इंडिया और ईस्ट इंडीज के साथ था और इन्होंने ग्रेट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिशमेंट किया इंडिया और ईस्ट इंडीज के साथ और आफ्टर ऑल ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रेडिंग एस्टैब्लिश करते हैं ईस्ट इंडीज के साथ। अब अगर लास्ट ऑप्शन की मैं बात करूं तो लास्ट ऑप्शन हमारा है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जब मुगल इंपेरर जहांगीर के कोर्ट में पहुंचते हैं तो वहां पर ये बहुत ही फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। इनकी इंग्लिश काफी अच्छी होती है, जिन वजह से इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि बादशाह जहांगीर ने दिया था और इन्हें कॉमनली इंग्लिश खान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जब इन्हें बादशाह जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी उसके बाद से ही वॉज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई इंग्लैंड के बिजनेस को और इंडिया के बिजनेस के दोनों के रिलेशंस को एक करने में, ताकि इंडिया और इंग्लैंड के जो बिजनेस है वो एक साथ हो सके और एक साथ किया जा सके। एंड ही इज नोइंग for being the commander of the ship Hector and the first ship of the East India Company to anchor in Surat in 1608। मतलब यहाँ तक की कहानी थी। इतनी इजी क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। मैंने वन बाय वन करके चारों ऑप्शन को डील किया। सबसे पहले पॉल कैनिंग की मैंने बात की, फिर थॉमस रॉय की मैंने बात की और जेम्स लैंकेस्टर के बारे में बात की और जिसका सही आंसर था विलियम हॉकिंस, इनके बारे में भी मैंने बात की।